एमडी कैट एंड ई कैट, इसमें फ़िज़िक्स से रिलेटेड हम लोग पास्ट पेपर के तमाम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह अभी ये 27 अगस्त को एमडी कैट के टेस्ट होने वाले हैं एमबीबीएस के हवाले से, और इससे कुछ पहले एनईडी कॉलेज के हवाले से भी टेस्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ़िज़िक्स में मुख्तलिफ थोड़े बहुत थ्योरीज़ को भी हम लोग समझ रहे हैं, और पास्ट पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ मौजूद हैं उन तमाम की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में वेव, मोशन एंड साउंड, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों को बताया है, समझाया है। ये इसका सेकंड लेक्चर है, इसको आप लोग देखें। पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, विच वेव्स डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। तो आपको ये बात याद रखना है कि कौन सी ऐसी वेव्स है, कौन सी ऐसी मौजें हैं जिसको पास होने के लिए, जिसको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम मीन्स हवा, एयर। ओके, तो ये कौन सा ऐसा वेव्स है जिसके गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो ये आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा वेव्स है जिसके पास होने के लिए किसी भी मीडियम, एयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि हम लोग जानते हैं कि साउंड वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इसके पास होने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। मीडियम के तौर पे हमारे और आपके दरमियान क्या मौजूद होना चाहिए, एयर मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो कैसे सुन रहे हैं, इट मीन्स हमारे दरमियान और आपके दरमियान, या मैं जो अभी अपलोड कर रहा हूँ इस पूरे एटमॉस्फेयर के दरमियान क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, हवा मौजूद है। तो साउंड को पास होने के लिए, आवाज़ को गुजरने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। तो ये मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होता है। और साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है बिल्कुल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई, वो क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, द टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में बी डिक्रीज बाई डैश। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड के अंदर फार्मूला क्या मौजूद है, टी इक्वल टू 2π√L/g। टी इक्वल टू 2π√L/g। और आपको ये बात याद रखना है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, और अगर आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। और आप ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि टाइम जो है वो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा टाइम पीरियड, अगर आप लेंथ को डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ पेंडुलम, अगर आप लेंथ ऑफ पेंडुलम को डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड विल आल्सो बी डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट देखें, टू स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड are stretched by 5 cm and 10 cm when masses 0.5 kg and 1 kg respectively are suspended at their lower ends. The ratio between their time period are dash. इसमें क्या कहा जा रहा है, दो स्प्रिंग लिए गए हैं, दोनों स्प्रिंग के एक सिरे को फिक्स कर दिया गया है, दोनों के पॉइंट को एक एक फिक्स कर दिया गया है, और बाकी दूसरे सिरे के साथ अटैच कर दिया गया है। किसको, एक के साथ 0.5 kg का वेट लगा दिया गया है, दूसरे के साथ 1 kg का वेट लगा दिया गया है, और दोनों स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है। एक स्प्रिंग में कितने सेंटीमीटर तक खिंचाव पैदा किया गया है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरे में कितना स्ट्रेस पैदा किया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशो बिटवीन देयर टाइम पीरियड, इन दोनों के टाइम पीरियड के दरमियान क्या रेशो होगा। तो इसके लिए एक नहायत ही शॉर्टकट फार्मूला है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसे देखें और समझें। T1/T2, इसके लिए एक फार्मूला आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, L1/L2, या फिर आप इस L1/L2 की जगह आप जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है वो भी आप ले सकते हैं, x1/x2। इन दोनों में से आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके आप, बल्कि यहाँ पर लेंथ की जगह मास आप ले लें, मास क्या है आपके पास, m1/m2। तो आप देखें, फॉर एग्जांपल मास कितना दिया हुआ है, मास एक है 0.5 kg और दूसरा है 1। इन दोनों को मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, पॉइंट हटाकर आप 0 लगाएं और कट कर दें, 5 1 5, 5 2 10, ऊपर में क्या आया 1, और अपॉन में क्या आ रहा है √2।
तो रेशो क्या बना आपके पास 1:√2। या अगर आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट से निकालना चाहें x1/x2 से, तो x1 आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर और x2 क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप यहाँ पर रख दें 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप क्या मालूम कर रहे हैं रेशो। जब आप रेशो फाइंड आउट करते हैं तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर इसे मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप नंबर को कैंसिल करें 5 1 5 5 2 10, तो इससे भी आपका रेशो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, अ बॉडी विथ अ मास 0.2 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 30 सेंटीमीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज अप्लाइड, व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। देखिए एक चीज़ आपने याद रखना है बेटा कि किसी भी एमसीक्यूज में बहुत सारी वैल्यूज दी जा सकती हैं। एफ भी दिया हुआ होगा, एक्स भी दिया हुआ होगा, एम भी गिवन होगा, लेंथ भी गिवन होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दिए गए तमाम वैल्यूज़ को आप सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करें। आपको यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है, तो इसके लिए आप बस एक सिंपल फार्मूला लगा दें जो कि आपने याद किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स F = kx, F = kx और k = F/x यू कैन से। तो आप यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल फार्मूला लगाएंगे k = F/x। What is the value of F? The value of F is given here, which is the value of F is given here, which is 6 न्यूटन। 6 न्यूटन, तो ये आप 6 न्यूटन रख दें यहाँ पर। अपॉन में क्या है x, x मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर। 30 को आप 100 से डिवाइड कर दें ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। जब आप 30 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.3। 0.3 कैंसिल करें, आप पॉइंट को कैंसिल करें, पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, 0 लगा दें। 3 1 3, 3 2 6, 3 0 0, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 20। और इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। 20 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट देखें, इफ टी इज द टेंशन एंड म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर इन अ सोनोमीटर। सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है सोनोमीटर। ये सोनोमीटर क्या चीज़ है? सोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। सोनोमीटर एक ऐसा एपरेटस है जिसकी मदद से आप किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि सोनोमीटर एक ऐसा एपरेटस है जिसकी मदद से हम किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क की अननोन फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम ना हो, वो फ्रीक्वेंसी आप बाय द हेल्प ऑफ सोनोमीटर एपरेटस मालूम कर सकते हैं। उसके अंदर एक वायर लगे हुए होते हैं और उस वायर के साथ वेट लटका कर उसके अंदर टेंशन जनरेट किया जाता है और उसके बाद फिर ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पर पैड पे हिट करके उसके ऊपर रखा जाता है और इस तरह उसके अंदर रेजोनेंस को देखा जाता है। तो इस तरह आप अननोन फ्रीक्वेंसी जो कि ट्यूनिंग फॉर्क की होती है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस ऑन ब्रिंगिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क नियर इट इज डैश। तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी अपॉन म्यू। टी अपॉन म्यू, या फिर अगर आप स्क्वायर रूट को हटा देते हैं तो ब्रैकेट इस्तेमाल करके क्या इस्तेमाल होगा हाफ। नेक्स्ट देखिए आप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैन्स वॉइस इज 300 हर्ट्ज। एक शख्स है जो कि जिसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी आपको बता दी गई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मैन वॉइस इज 300 हर्ट्ज। या आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड, द वेव लेंथ ऑफ साउंड इज डैश। आपको वेव लेंथ फाइंड आउट करना है, जबकि आपको दो बातें बता दी गई हैं। यह आपको क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और यह आपको क्या दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है। तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा? V = F लैम्डा, या आप यहाँ पे न्यू भी लगा सकते हैं। आपको चूंकि क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/F। V की वैल्यू आप रखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? द वैल्यू ऑफ V इज 336। यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 300। कैंसिल कर दें आप, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 2 0 इस्तेमाल हुआ है, 2 अदर से पहले आपने पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1.12 मीटर।
क्योंकि यहाँ पर अपॉन में क्या मौजूद है 100, 20 है, तो यहाँ पर 2 नंबर से पहले आपने पॉइंट लगा देना, 1.12 मीटर। नेक्स्ट देखें क्या दिया हुआ है एमसीक्यूज आपको। नेक्स्ट में कहा जा रहा है अ बॉडी हैविंग मास 4 किलोग्राम अटैच टू अ स्प्रिंग इज डिस्प्लेस 0.04 मीटर। एक बॉडी है जो कि जिसके साथ 4 किलोग्राम के मास को अटैच किया गया है, उसको खींचकर डिस्प्लेस किया गया है 0.04 मीटर तक फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज, और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया है। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 400 न्यूटन मीटर, न्यूटन ऑब्लिक मीटर, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल बी, तो इसका आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड के लिए आप क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्प्रिंग वाले केस में, T इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के, जबकि पेंडुलम वाले केस में टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। लेकिन स्प्रिंग वाले केस में जिसके साथ स्प्रिंग के साथ अगर कोई मास अटैच कर दिया जाए तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ, 2 पाई की जगह आप 22/7 रख सकते हैं, रूट एम अपॉन के, मास इज गिवन विच इज 0.4 kg, और आप ये देखें कि के कितना दिया हुआ है आपके पास 400। यहाँ पर आप ये देखें कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी न्यूमेरिकल में या किसी एमसीक्यूज़ में जितने भी वैल्यूज़ गिवन है वो सब कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपने फार्मूले को देखना है कि उस फार्मूले के अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन मौजूद है और किसकी वैल्यूज़ हमें दरकार है। अब फॉर एग्जाम्पल ये डिस्प्लेस जो किया गया है 0.04 मीटर, इसका यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ आपको मास इस्तेमाल किया गया है 4 kg और के इस्तेमाल किया गया है स्प्रिंग कांस्टेंट 400। तो आप यहाँ कैंसिल करें बेटा, 4 1 4, ये कैंसिल होकर 100 आ जाता है, और आप देखें क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो 1/100 का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। कैंसिल कर दे आप, 2 1 2, 2 5 10, ओके, यहाँ पर 22 है और ये 5 7 35 है। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.628। तो इस तरह मुख्तलिफ MCQs जो कि यहाँ पर मौजूद है और जो कि पास्ट पेपर से रिलेटेड है ये हम लोग देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद इसके आगे MCQs जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, चैप्टर नंबर 8 से, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊँगा और बताऊँगा। ओके, थैंक यू।